हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में हमने देखा था कि जहान को जहाँ पे वो गुंडे उठाकर लेके गए थे वहाँ पे वो उन्हें मारकर और कुछ लोगों को जो बंदी थे उन्हें छुड़वाता है। उनमें से एक आदमी उसे उस जगह के बारे में और वहाँ की कंपनी के बारे में बताता है और उसे अपने साथ लेकर चलने को कहता है। अब आगे जान कहता है कि नहीं, मैं अकेला जाना ही पसंद करूँगा, पर मुझे इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी ने जान से कहा कि क्या हुआ, एक विकलांग आदमी को देखकर डर गए क्या? जान ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। आपके पास आपका दिमाग है जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना तेज दिमाग है तो तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं चलते हो सकता है कि मैं तुम्हारी खोज में कुछ मदद कर दूं। उस आदमी की बात सुनकर जान चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस आदमी को कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। जान ने उस आदमी से पूछा कि आप किस खोज के बारे में बात कर रहे हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये बता सकता हूँ कि तुमने किसी खास और अपने को खोया है और अब तुम उसी अपने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले कि जान आगे कुछ और कह पाता, उस आदमी ने एक सीटी बजाई तो दो कुत्ते दौड़कर उसके पास आ गए और कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अपने आसपास उन कुत्तों को देखकर जान घबरा गया। जान को देखकर उस आदमी ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये कुत्ते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन कुत्तों को आर्मी के द्वारा ट्रेन किया गया है, इसलिए इसलिए ये तुम्हारी खोज में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कार में बैठने से पहले जान ने कहा कि पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों पर उसकी बात सुनकर जान मान गया और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। और कहीं न कहीं उसे इससे फायदा ही होने वाला था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये जगह कितनी खतरनाक है और अगर ऐसी जगह पर उसे जिंदा रहना है तो उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और साथ में अगर दो जाबाज कुत्ते हो तो सोने पे सुहागा। जान उस आदमी के साथ उस जगह से निकल गया। दोनों रास्ते में आपस में बात कर रहे थे। वो आदमी जान को बता रहा था कि कैसे लियांग खानदान ने उस जगह को बर्बाद कर दिया। अचानक ही उस आदमी ने जान से पूछा कि अच्छा, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जान ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि आपको मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, मैं बस इतना आपको बता सकता हूँ कि कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गया था। इसलिए क्या आप मुझे जंगल का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस जगह पे जाकर एक बार फिर से कुछ देखना चाहता हूँ। जान ने उसे ये नहीं बताया कि उसके साथ कार में कोई और भी था, क्योंकि अगर वहाँ के लोगों को ये पता चल गया कि वांग यीबो इतना बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पर फंसा हुआ है तो हर कोई उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा। उस आदमी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी कल रात एक बहुत तेज आवाज़ सुनी थी और जब मैं वहाँ पर देखने गया तो ये लोग मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर लेकर आ गए थे। वो दोनों जब तक उस जगह तक पहुँचे शाम हो गई थी। दोनों कार से उतरकर उस जगह की तरफ जाने लगे जहां पर जान का एक्सीडेंट हुआ था। तभी अचानक किसी ने जान को पीछे से पकड़ लिया। वो उसे पेड़ों के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगा। जब जान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वही विकलांग आदमी उसे पेड़ों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
उस आदमी ने जान का मुंह बंद करते हुए दूसरी तरफ इशारा कर उसे कुछ दिखाने की कोशिश करने लगा। जान पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी है और वो लोग वहाँ से डेड बॉडीज को उठाकर ले जा रहे हैं। उन डेड बॉडीज को देखकर जान के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो तो उन लोगों को अब पहचान भी नहीं पा रहा था। उसके मन में अब बस ईबो का ही ख्याल आ रहा था। उन लोगों ने डेड बॉडीज को गाड़ी के अंदर रखा और उन्हें वहां से ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग जान के पास से गुजर रहे थे, जान अचानक पेड़ के पीछे से बाहर आ गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि उनमें से कोई ईबो है या कोई और। उसे ऐसा करते देख उस विकलांग आदमी ने तुरंत ही जान को पीछे खींचकर फिर से पेड़ों के पीछे छुपा लिया और उसे डांटते हुए कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? पर जान को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। उसे अपने होशो हवास का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो आदमी उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। जान को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इबो उसे एक बार फिर से छोड़कर चला गया। और अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं बनता। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं जिंदा बच गया हूँ तो ईबो भी जिंदा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो जंगल के दूसरी तरफ चला गया हो और ये डेड बॉडीज बॉडीगार्ड ये बॉडीगार्ड भी तो हो सकते हैं। उसने अपना चेहरा साफ किया और मन ही मन कहने लगा कि ईबो अभी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल की धड़कन अभी तक चल रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए मुझे उसका इंतजार करना चाहिए। वो कैसे भी करके मुझे ढूंढ लेगा और अगर वो ना ढूंढ पाया तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी जान ने देखा कि वहाँ सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि 3-3 गाड़ियाँ थी। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे उनकी गाड़ी भी पहाड़ी से नीचे गिर गई हो और जो लाशें ये अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं वो इनके अपने लोगों की हो। थोड़ी देर के बाद जान होश में आ गया और फिर वो उस जगह पर ईबो को ढूंढने लगा। तभी उसे गुब्बारे जैसे 3 और बॉक्स दिखाई दिए, पर तीनों के तीनों बॉक्स खाली थे। जब उसने बॉक्सेस के पास जाकर देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि ये बॉक्स तो ईबो का हो ही नहीं सकता। ये सब देखकर और सोचकर उसका दिमाग फिर से खाली हो गया और वो डर के मारे थरथर कांपने लगा। तभी उसे खून से सना हुआ एक ब्रेसलेट दिखाई दिया। उसे उस ब्रेसलेट को पहचानने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। वो ब्रेसलेट ईबो का था। उसने वो ब्रेसलेट उठा लिया और अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। वो विकलांग आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, पर जान ने कहा कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो विकलांग आदमी जान को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। जान अभी भी हार मानने वाला ही नहीं था। वो किसी भी तरह से अपनी घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार वो घड़ी ठीक हो जाए तो वो ईबो से बात कर सकता है कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जान के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया और उसने कहा कि तुमने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज पहले थोड़ा सा खाना खा लो, नहीं तो तुम भूख से ही लड़ाई हार जाओगे। जान को कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर वो ये भी जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए उसे कुछ खाना पड़ेगा। जान ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आप मुझे उस जगह तक ले चलेंगे जहाँ पर वो डेड बॉडीज को लेकर जाते हैं? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। आज रात तुम मेरे घर पर आराम करो, उसके बाद कल सुबह हम उस जगह के लिए निकल जाएंगे। जान ने ऊंची आवाज में कहा, कल नहीं, अभी की अभी, मुझे अभी वहाँ जाना है। उस आदमी ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अब तुम मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है कि अब रात बहुत गहरी हो चुकी है और यहाँ पर इतनी रात को निकलना
खतरे से खाली नहीं है। तुम अभी के लिए आराम करो, कल सुबह हम वहाँ के लिए निकलेंगे। गुड नाइट। इतना कहकर उस आदमी ने जान को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और वहां से चला गया। अगली सुबह वो विकलांग आदमी जब अपने कमरे से बाहर आया तो वो जान को देखकर चौंक गया। वो लड़का अभी भी उस घड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था और उसके दोनों कुत्ते उसके बगल में सोए हुए थे। उसे देखकर वो मन ही मन सोच रहा था कि इसके जैसा ठीठ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ये लड़का जो भी करने की ठान लेता है उसे कर कर ही मानता है। मुझे तो पता नहीं ये लड़का तलाश किसकी कर रहा है, पर मैं आशा करता हूँ कि वो आदमी या औरत जो भी हो वो जिंदा हो, नहीं तो उसकी तलाश करने में ये लड़का अपने आप को मार डालेगा। वहां से निकलने से पहले जान अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी आसानी से उसे पहचान ले कि वो कहीं बाहर से आया है। इसलिए उसने अपने कपड़े बदल लिए और अपने शरीर पर मिट्टी इस तरह से लगा ली ताकि उसे देखकर ऐसा लगे कि वो सालों से इस कचरे के ढेर में ही रह रहा है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस तरह से पहचाने, इसलिए उसने उस विकलांग आदमी की एक शर्ट पहन ली जो उसके बहुत ढीली ढीली थी। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद जान ने कहा कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे कुछ सवालों के जवाब मुझे आज मिल जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़े। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों एक चेक पॉइंट पर पहुँच गए। जान ने कहा कि मुझे तो लगता है कि हमें इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने इस गाड़ी को चुराया है, इसलिए हमारे पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा है। विकलांग आदमी ने कहा कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चेक पॉइंट तो रोज की आम बात बन गई है। बस तुम उन लोगों के सामने कुछ बोलना मत। मैं यहाँ पर कुछ आदमियों को जानता हूँ, उनकी मदद से हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। बस मुझे उन्हें खुद में कुछ खिलाना होगा। जान उस जगह के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली और कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस गाड़ी का डीजल भी खत्म हो रहा है और हमें चेक पॉइंट के आगे वो भी लेना होगा। उस आदमी ने कहा, उसके लिए भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चेक पॉइंट के बाद एक पेट्रोल पंप है, इसलिए हम वहां से होकर गुजरेंगे। उस विकलांग व्यक्ति की बातें सुनकर जान को तसल्ली हो गई। दोनों बड़े आराम से उस चेक पॉइंट से आगे निकल गए। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए डीजल लिया और कुछ अपने लिए खाने पीने का सामान ले लिया। उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए हर जगह जान ही पैसे दे रहा था। अगर इबो ने उस समय उसे ये बैग नहीं दिया होता तो उसे अभी बहुत परेशानी होने वाली थी। उस बैग में इतने पैसे थे कि जान कहीं पर भी आसानी से जा सकता था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हम थोड़ा सा डीजल एक कैन में ले लेते हैं, क्योंकि जब हम उस कैंप के पास पहुंचेंगे तो हमें उससे पहले ही इस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें थोड़े देर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही वो लोग कैंप के पास पहुंचे, वो आदमी जान के बारे में झूठी कहानी बनाकर उन्हें बताने लगा। उसने वहां खड़े एक जवान से कहा कि ये एक 17 साल का लड़का है। ये कुछ दिनों पहले ही अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, तो ये बस ये देखना चाहता है कि कहीं इसके माँ बाप यहाँ तो नहीं है। प्लीज उस बेचारे बच्चे पर रहम कीजिए और उसे एक बार देखने दीजिए कि उसके माँ बाप यहाँ पर हैं या नहीं। उस सैनिक ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, कल जो डेड बॉडीज आई हैं वो सामने मुर्दाघर में पड़ी हुई हैं। कल हमारे जवान कुछ लोगों का पीछा कर रहे थे, फिर उनकी गाड़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गई थी। उन्हीं में उन लोगों की डेथ हो गई थी। बिग बॉस अभी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, तो तुम लोग ज़्यादा समय मत लगाना। हमें तो पता भी नहीं थी कि वो गाड़ी किसकी थी। ना ही उस गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट है और ना ही उस गाड़ी से ये पता चल रहा है कि उसे कहाँ बनाया गया है। ईपो को पहले से ही शक था कि इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने पहले से ही ये सब इंतजाम कर लिए थे। उसने गाड़ी से नंबर प्लेट भी हटवा दी थी और अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि इस गाड़ी से हर वो चीज़ हटा दे
जिससे ये पता चले कि ये गाड़ी कहाँ से आई है और कहाँ पर बनाई गई है। मुर्दाघर में डेड बॉडी इस तरह से पड़ी हुई थी जैसे वो लोग मरे हुए लोगों पर भी रहम नहीं करते हैं। सबको इधर उधर फेंका हुआ था, सही से उनके ऊपर कपड़े भी नहीं डाले गए थे। उन डेड बॉडीज की हालत देखकर किसी भी इंसान को उल्टी आ जाती और ये कोई नई बात नहीं थी। पर उन डेड बॉडीज की हालत भले ही कैसी भी हो, पर जान ईबो को एक झलक देखकर ही पहचान जाता। जब उसने ईबो को वहां पर कहीं पर भी नहीं देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि इसका मतलब कि ईबो जिंदा है और अब मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जान के चेहरे की चमक और खुशी देखकर वो आदमी समझ गया कि आखिर बात क्या है। उसने उससे कहा कि मुझे खुशी है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इन लोगों में नहीं है। जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले थे, अचानक एक एक करके बहुत सारी गाड़ियां वहां पर आने लगी। सभी जवान एक लाइन में खड़े थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर वहां पे आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले उस सैनिक ने बताया था कि यहाँ पर बिग बॉस आने वाले हैं। जान ने यहाँ कई लोगों के मुंह से बिग बॉस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो एक बार उसे अपने आंखों से देखना चाहता था कि वो आखिर दिखता कैसा है और है कौन। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी देखरेख में हो रहा था, इसलिए वो देखना चाहता था कि आखिर कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। उसे मन ही मन इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि ये जरूर लियांग होंग का कोई गुर्गा ही होगा। जैसे ही वो आदमी जीप से बाहर आया तो जान की आंखें चौंधिया गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो बिग बॉस है। दरअसल हकीकत में वो उस आदमी को जानता है। उससे बड़ा दरिंदा और वैशी आदमी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वो आदमी अपने फायदे के लिए अपने घर वालों तक की जान ले सकता है। जब जान लियांग होंग के घर पे रहता था तब उसने उस आदमी को कई बार वहां देखा था। वो आदमी लियांग खानदान के लिए सारे बुरे काम करता था। लियांग होंग ने अपनी पहुंच लगाकर उस आदमी को आर्मी में भर्ती करवाया था, इसलिए वो आदमी लियांग होंग के चमचे के रूप में काम करता था। उसे देखकर जान मन ही मन अफसोस करने लगा कि उसने पहले इस आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचा। जान को अच्छे से पता था कि लियांग होंग के जितने भी बुरे काम हैं उन्हें ये आदमी ही अंजाम देता है। अगर जान ने इस आदमी के बारे में पहले ही सोचा होता तो उसके बाकी काम बहुत आसान हो जाते। जान उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उस पर हमला करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जान को मन ही मन अब ये डर सता रहा था कहीं बिग बॉस उसे ना पहचान ले। वो उसे जान के रूप में तो नहीं जानता था, पर जब वो लियांग होंग के घर में वी के रूप में रह रहा था तब उसने उसे कई बार देखा था। भले ही 7 साल का समय बहुत लंबा होता है, पर इतने समय में इंसान का चेहरा पूरी तरह से नहीं बदल जाता। वो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि बिग बॉस के पीछे एक आदमी खड़ा था और उस आदमी के हाथ में एक लैपटॉप था। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि जरूर ये लैपटॉप सैटेलाइट से जुड़ा होगा और अगर ये लैपटॉप मेरे कब्जे में आ जाता है तो मैं ईबो को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। वो ईबो से बात कर सकता है, उससे पूछ सकता है कि वो कहाँ पर है। फिर वो मन ही मन प्लान बनाने लगा कि उसे कैसे भी करके इस लैपटॉप को अपने हाथ में लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है। अगर ये लैपटॉप इनके पास है इसका मतलब है कि ये इसके जरिए अपने बहुत लोगों से बात करते होंगे, और अगर ये लैपटॉप यहाँ पर है और इससे ये यूज करते हैं तो जरूर आसपास में कहीं इंटरनेट भी होगा। और बिग बॉस जब भी यहाँ पर आता होगा वो अपने लिए नेटवर्क वैन को हटा देता होगा, क्योंकि इसी तरह से कोई इंटरनेट यूज कर सकता है। इसलिए जब तक वो यहाँ पर है मुझे यहीं पर रुकना होगा। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लैपटॉप के लिए वो इतना प्लान बना रहा है वो बड़ी आसानी से उसके हाथ में आ जाएगा। तभी वहाँ का एक बावर्ची दौड़कर एक कैप्टन के पास आया और उसने कहा कि बिग बॉस के यहाँ आ जाने से किचन में लोगों की कमी हो गई है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को काम पर रखना होगा। उन्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है,
तुम बस उन्हें उठाकर ले आओ, हम उन्हें थोड़ा सा खाना दे देंगे। जान के कानों में जैसे ही ये बात गई उसके कान खड़े हो गए। वो तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि वो कैसे भी करके यहाँ रुक जाए। वो अपने साथ आए उस विकलांग आदमी की तरफ देखने लगा। उसने कहा कि मुझे ये काम किसी भी हालत में चाहिए। विकलांग आदमी ने धीरे से जान के कानों में कहा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये काम खतरे से खाली नहीं है। जान ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, मैं 100% श्योर हूँ, बस आप किसी भी तरह से मुझे ये काम दिलवा दीजिए। बिना देरी किए वो आदमी उस कैप्टन के पास चला गया और फिर से कोई झूठी कहानी बनाने लगा। कुछ देर बाद ही वो लोग जान को काम पर रखने के लिए राजी हो गए। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, इसलिए ये लड़का थोड़े दिनों के लिए यहाँ काम कर सकता है, पर हाँ, इसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पर तुम जितना चाहो खाना खा सकते हो। वो वापस लौटकर जान के पास आ गया और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हमें काम मिल गया। जान ने चौंक कर कहा, हमें हमें से आपका क्या मतलब है? क्या आप भी मेरे साथ यहाँ पर रुककर काम कर रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें पता भी है ये चरिंदे तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जान उस आदमी को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। जान ने मन ही मन में अपने आप से कहा कि जरूर इस आदमी की उम्र 50 से पार होगी। इस आदमी के शरीर में तो कोई जान भी नहीं बची है और इसके पैर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। इसका चेहरा भी जला हुआ है, फिर भी ये आदमी मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? जरूर ये आदमी मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने उस आदमी को समझाते हुए कहा कि आप अपने घर वापस चले जाइए। मेरे लिए आपको अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी उम्र खतरों से खेलने वाली नहीं रही है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जान से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या शहर में मैं चैन से रह पाऊंगा? मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे मैं पहले पूरा नहीं कर पाया था। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जान अजीब नजरों से उस व्यक्ति को घूरने लगा। वो व्यक्ति इस मुद्दे पे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जान को लेकर उस कमरे की तरफ चला गया जहाँ पर बिग बॉस थोड़े दिनों के लिए रुकने वाला था। काम का पहला दिन, क्योंकि वो दोनों बाहर से आए थे, इसलिए बावर्ची ने उन्हें सिर्फ सब्जी और बर्तन धोने के काम में लगा रखा था, इसलिए उन्हें एक बार भी किचन के पास जाने का मौका नहीं मिला। बर्तनों का पहाड़ देखकर जान की आंखें चौंधिया गई। वो दुविधा में पड़ गया कि वो इतने सारे बर्तनों को कैसे साफ करेगा। वो जैसे ही नीचे बैठकर बर्तनों को धोने वाला था, तभी उस विकलांग आदमी ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम पहले जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो उस काम पर फोकस करो। तुम्हें पता है बिग बॉस यहाँ ज्यादा समय के लिए रुकने वाला नहीं है, इसलिए इन कामों में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। जान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने आसपास देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं मौका मिलते ही हमला करने के लिए तैयार रहूंगा। और वैसे भी इतने सारे बर्तन आप अकेले कैसे साफ कर सकते हैं? वो मुस्कुराने लगा और कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे 2 कुत्ते मेरे साथ हैं, इसलिए उनके रहते ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अपने मुंह से बर्तन साफ करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उस आदमी की बात सुनकर जान को अचानक हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा कि मुझे तो लगता है आज बिग बॉस को कुत्तों की चाटी हुई प्लेट पे खाना मिलने वाला है। उस आदमी की बात मानकर जान वहाँ से चला गया। वो जैसे ही मुर्दा कर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसे अच्छी तरह से पता था, वो जानता था कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है। इसका मतलब कि ये सारे कैमरे किसी वाईफाई से नहीं चल रहे हैं। ये सब बस सिर्फ एक तार से जुड़ा है और कोई एक कंट्रोल रूम से इन सबको देख रहा है और उसे अब बस उस कंट्रोल रूम को ढूंढना है
और थोड़ी देर में ही वो वहाँ पर एक वायरस इंस्टॉल कर देगा। फिर कोई भी कैमरा उसे इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर पाएगा। पर कंट्रोल रूम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वहां पर सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी ही जा सकते थे। जब उसे पता लगा कि वो कंट्रोल रूम किसी बिल्डिंग में है, तो वो वहां के रास्ते में लगे सभी कैमरों को देखने लगा कि कैसे उसे उन कैमरों से अपने आप को बचाते हुए उस कंट्रोल रूम तक पहुंचना है। उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया था कि उसे देखकर यूं लग रहा था कि वो सालों से किसी कचरे के ढेर में रह रहा हो। इसलिए वहां पर किसी भी सैनिक को उससे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो जहां भी चाहे वहां घूम रहा था। उन सबको सच में ये लग रहा था कि ये लड़का वाकई समय का मारा हुआ है और सच में अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। रात के 3 बजे जान एक टक नजरों से बिग बॉस के रूम की तरफ देख रहा था। उसे देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है? जान ने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं उस लैपटॉप के पास कैसे जाऊं। बिग बॉस उस लैपटॉप को अपने आप से दूर ही नहीं करता है। जब देखो तब तो उसका आदमी उस लैपटॉप को लेकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आदमी वॉशरूम में भी अपना लैपटॉप लेकर जाता होगा। और अब रात में वो आदमी उस लैपटॉप को लेकर अपने कमरे में चला गया। इसलिए उस लैपटॉप को लेने के लिए अब मुझे उसके कमरे में ही जाना होगा। इसके अलावा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उस आदमी ने मना करते हुए कहा कि तुम्हें इस तरह से अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर पूरी आर्मी के साथ तुम अकेले जंग नहीं जीत सकते हो। और अभी तो तुम शेर की मांद में हो, इसलिए शेर से पंगा लेना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। जान ने कहा, नहीं, मेरे लिए वो लैपटॉप बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी कीमत में मुझे वो लैपटॉप चाहिए। जान ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कल रात को मैं अपने प्लान पर काम करने वाला हूँ, इसलिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। जान की बात सुनकर वो आदमी चौंक गया। वो समझ गया था कि चाहे मैं कुछ भी कह लूं, ये लड़का मेरी बात सुनने वाला नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अगर मरना ही है तो हम साथ में ही मरेंगे, और अगर हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं तो हम यहाँ से साथ ही जाएंगे। इसलिए मुझे भगाने की कोशिश मत करो तुम। जान मुस्कुराने लगा और कहा कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने वाला हूँ, इसलिए वो मुझे अकेले नहीं मरने देगा। जान की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे प्लान के मुताबिक काम करेंगे, पर अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। कल रात भी तुम ठीक तरह से सो नहीं पाए थे, तुम पूरी रात उस घड़ी को ठीक करने में लगे हुए थे। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मुझे अभी भी इस बात का पता करना है कि कंट्रोल रूम के ऑफिसर अपना शिफ्ट कब बदलते हैं, इसलिए मुझे ये पता करने के लिए जागे रहना होगा। इस बात का उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर अगर मौका मिले तो थोड़ा सा आराम जरूर कर लेना। तभी जान ने देखा कि कुछ ऑफिसर एक महिला को घसीटते हुए बिग बॉस के रूम में ले जा रहे थे। उसे कानों ही कानों में ये खबर मिली थी कि हर रात उसके लिए एक नई लड़की का इंतजाम किया जाता था। उस लड़की की हालत देखकर जान को भी 7 साल पहले की उस रात की याद आने लगी जब ईबो के पापा वांगहेन ने उसकी जान बचाई थी। तभी एक ऑफिसर ने उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम्हें ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जैसी एक आम लड़की हमारे बॉस के साथ रात गुजारने वाली है। वो लड़की अभी भी अपने आप को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी जान वहाँ चला गया। उसने उस लड़की को एक जोर से थप्पड़ मारा
ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए। बिग बॉस भी पास में आकर खड़ा था, इसलिए वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उस लड़के ने गंदे से कपड़े पहन रखे हैं और उसके पूरे चेहरे पर कालिक पुती हुई है। दरअसल बिग बॉस से अपना चेहरा छुपाने के लिए जान ने जानबूझकर अपने चेहरे पर कालिक लगा ली थी, ताकि बिग बॉस उसे पहचान ना पाए। जान ने एक ऑफिसर की तरफ मुड़ते हुए कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और बिग बॉस की रूम की तरफ चला गया। जब अंदर से उसने बिग बॉस का रूम देखा तो वो चौंक गया। वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि बाहर लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं और यहाँ पर ये लोग अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तभी एक ऑफिसर उस लड़के के हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो लड़की अब भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस ऑफिसर ने उस लड़की को एक बार फिर जोर से चाटा मारा और कहा कि चुपचाप खड़ी हो जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें गोली मारने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही जान उस ऑफिसर के पास आ गया और कहा कि सर, आपको इस लड़की के ऊपर अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये काम मुझे मतलब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इस लड़की से बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये लड़की मेरी बात मान जाएगी। उस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। जैसे ही जान उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। जान ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ लेकर अपने सीने पे रख दिया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की अजीब नजरों से जान को घूरने लगी। जान ने फिर धीरे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी उसने चुपचाप उस लड़की के हाथ में एक इंजेक्शन थमा दिया। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सिर हिला दिया। असल में जान ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। उसने उससे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस जब तुम बिग बॉस के कमरे में जाओ तो उसे ये इंजेक्शन देखने मत देना और सही मौका आते ही तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।